तो नमस्कार सभी बच्चों को, लेके आए हैं चैप्टर नंबर 1 पार्ट नंबर 2 केमिस्ट्री का पहला चैप्टर केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो पहले पार्ट में हम आपको बता चुके हैं, हमने एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस किया था, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस 4-5 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे, मैग्नीशियम रिबन वाली एक्टिविटी की थी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे थे, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन क्यों करना चाहिए और एक केमिकल रिएक्शन बैलेंस क्यों होनी चाहिए, और हमने डिस्कस किया था क्या ऑब्जर्वेशंस आपने की जब हमने मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया। तो आज आपको करवाया जाएगा पार्ट नंबर 2। तो वेट किस चीज की है, कॉपी पेन निकाल लीजिएगा और करते हैं शुरू पार्ट नंबर 2 चैप्टर नंबर 1। तो आपको करवाते हैं शुरू। तो आज मैं आपको जो पहली बात बताने वाला हूं, अगर मैं आपको बताता हूं केमिकल इक्वेशन के बारे में, आपको आज डिटेल में बताएंगे। केमिकल इक्वेशंस को आज हम डिटेल में पढ़ेंगे कि केमिकल इक्वेशंस कैसे लिखनी चाहिए, किस तरीके से आप इनको लिख सकते हो, ठीक है, और आपको बताएंगे जो बैलेंस करने का जो तरीका होता है उस मेथड को क्या बोलते हैं, और आपको बताएंगे केमिकल इक्वेशंस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव किस तरीके से आते हैं, केमिकल रिएक्शन की क्या डिसएडवांटेज और क्या ड्रॉबैक्स हैं। तो केमिकल इक्वेशंस, अब केमिकल इक्वेशन को समझने से पहले आपको दोबारा रिवाइज कराता हूं। हमने एक एक्टिविटी की थी जब हमने क्या किया था, मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया था। अगर मैं वो बात लिख देता हूं तो किस तरीके से लिखूंगा, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इन प्रेजेंस ऑफ एयर या ऑक्सीजन, इट gives मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये है ना आपकी बात, ये हमने एक्टिविटी करी थी। अब हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है, केमिकल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है। तो ये जो मैंने बात लिखी है, इसी तरीके को मैं क्या बोलता हूं, ये होती है हमारे पास स्टेटमेंट फॉर्म में। कौन से फॉर्म में इक्वेशन, स्टेटमेंट फॉर्म में है। अब स्टेटमेंट फॉर्म में किसी भी चीज को अगर मैं एक स्टेटमेंट फॉर्म में एक, और जैसे मैं कहता हूं जब हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिलती है तो वाटर बनता है, तो उसके लिए क्या लिखूंगा, व्हेन हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद ऑक्सीजन गैस इट फॉर्म्स वाटर। तो वो कौन सा फॉर्म हो गया इक्वेशन का, वो हो गया स्टेटमेंट फॉर्म। तो स्पेलिंग को थोड़ा ठीक कर लीजिएगा, स्टेटमेंट फॉर्म। तो ऐसा जब आप पूरे प्रोसेस को लिख के बताते हो, इस तरीके के मेथड को हम क्या बोलते हैं, स्टेटमेंट फॉर्म। और इसको हम यूज ज्यादा नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि ये बहुत ज्यादा लेंदी है। दिख रहा है आपको, ये बहुत ज्यादा लेंदी है। तो पहला जो तरीका है केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का, वो होता है स्टेटमेंट फॉर्म। दूसरा होता है वर्ड इक्वेशन। दूसरा जो तरीका है इससे थोड़ा बेटर होता है, वो है वर्ड इक्वेशन। क्या है, वर्ड इक्वेशन में क्या करना है, मैग्नीशियम, तो क्या लिख दूंगा, मैग्नीशियम इज बर्न्ट या कंबाइन इज बर्न्ट में यानी कि प्लस में ऑक्सीजन गैस, प्लस में ऑक्सीजन गैस, इट गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऐसा अगर मैं किसी रिएक्शन को लिखता हूं तो उसको हम बोलते हैं वर्ड इक्वेशन। इसका भी हम यूज नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, वो आपको बता देते हैं कि वर्ड इक्वेशन इफेक्टिव मेथड क्यों नहीं है। देखो, स्टेटमेंट फॉर्म इफेक्टिव मेथड नहीं है किसी भी इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि बहुत लेंदी होता है। अगर बात आती है, अगर क्वेश्चन आता है वर्ड इक्वेशन एक इफेक्टिव मेथड क्यों नहीं है रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्वेश्चन को रिप्रेजेंट करने के लिए, क्योंकि हम इस मेथड में, यहां पे आपको ये एग्जांपल दिया है वर्ड इक्वेशन का, हम इस मेथड में नंबर ऑफ एटम्स नहीं बता पा रहे हैं। आपको यहां पे नहीं पता चलेगा मैग्नीशियम में कितने एटम, ऑक्सीजन के कितने एटम, मैग्नीशियम ऑक्साइड में मैग्नीशियम के कितने, ऑक्सीजन के कितने हैं। तो इसलिए हम वर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल भी नहीं करते। इट इज नॉट अ करेक्ट वे टू रिप्रेजेंट अ केमिकल रिएक्शन। क्यों, वर्ड इक्वेशन डू नॉट टेल या डू नॉट इंडिकेट नंबर ऑफ atoms on reactant side and product side। तो ये आपको लिखना है, क्योंकि वर्ड इक्वेशन में आप कहीं पर भी नहीं बता पाओगे कि मैग्नीशियम के कितने, ऑक्सीजन के कितने, मैग्नीशियम ऑक्साइड में कितने कितने एटम्स हैं। तो जो हमारा सबसे सही तरीका है वो आपका है यूजिंग केमिकल फॉर्मूला, यूजिंग केमिकल फॉर्मूला। तो सबसे बेस्ट तरीका
सबसे सही तरीका केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का है बाय यूजिंग केमिकल फॉर्मूला या फिर सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। हम क्या यूज करते हैं? सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। एलिमेंट है तो उसका क्या यूज करेंगे? सिंबल। और कोई कंपाउंड है तो उसका क्या लिखेंगे? फॉर्मूला। अब इसी का मेरे को क्या लिखना है? सिंबल के तरीके से। करेक्ट वे क्या है? मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है? एलिमेंट है मैग्नीशियम, सिंबल क्या हो गया? Mg। प्लस की जगह प्लस ऑक्सीजन। एक बात हमेशा रखना, अगर ऑक्सीजन गैस है, अगर ऑक्सीजन गैस है तो हमेशा लिखेंगे O2। अगर बोलता है ऑक्सीजन है तो क्या लिखेंगे? O। समझ आया? अगर कभी आता है नाइट्रोजन गैस तो क्या लिखेंगे? N2। अगर कहता है नाइट्रोजन है तो क्या लिखोगे? N। ऐसे ही एग्जांपल अगर आता है कहीं पर क्लोरीन गैस तो Cl के पैर में 2, और अगर आता है क्लोरीन तो ये। अगर आता है हाइड्रोजन गैस तो क्या लिखोगे? H2। अगर आता है हाइड्रोजन तो सिर्फ H। यानी कि अगर कभी आपको ये गैसेस की फॉर्म में होती हैं तो हमेशा इनके पैर में 2 आ जाएगा। अगर ये सिंपल एलिमेंट की फॉर्म में है यानी कि गैसेस की फॉर्म में नहीं है तो उनके पैर में कुछ भी नहीं आएगा। ये आप कहीं पर राइट डाउन कर लीजिएगा। हाइड्रोजन गैस है तो H2, ऑक्सीजन गैस है तो O2, नाइट्रोजन गैस है, गैस अगर आता है तो उसके पैर में आ जाएगा 2, और ऐसे ही। तो यहां पर आते हैं मैग्नीशियम की जगह Mg, ऑक्सीजन गैस आ गया तो O के पैर में 2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला नहीं पता तो जाइए वीडियो नंबर 1 पर केमिकल फॉर्मूला बना के सीख के आइए, यहाँ पे आइएगा। मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला हमें पता है MgO होता है। क्या होता है? MgO। तो यहां पर क्या कर दिया? MgO। तो ये करेक्ट तरीका है। अब मैं आपसे अगर पूछता हूं क्या ये रिएक्शन कंप्लीट है? जी नहीं, ये रिएक्शन कंप्लीट नहीं है। यहां पर किस चीज की कमी है? यहां पर बैलेंसिंग की कमी है। और बैलेंसिंग करने के लिए क्या करना होगा? ऑक्सीजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 करने हैं, यहां पर नहीं करना क्योंकि किसी के पैर में नहीं गिरना। बैलेंसिंग करते वक्त खड़े हो जाइएगा सामने। सामने आ गए 2, ऑक्सीजन के हो गए 2, लेकिन अब मैग्नीशियम के कितने हो गए? 2। यहां पर मैग्नीशियम के कर दिए 2। तो ये आपका बहुत सही तरीका, मेथड बहुत सही तरीका है। क्या करने का है? बहुत सही तरीका है क्या करने का केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने का। हमें यूज करने होते हैं केमिकल फॉर्मूला या फिर सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। इसमें फायदा क्या है? इसमें अब आपको देखो इसके फायदे क्या है। क्या ये लेंदी है मेथड? जी नहीं, ये मेथड लेंदी नहीं है। क्या ये नंबर ऑफ एटम बता रहा है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड? जी हाँ, ये नंबर ऑफ एटम बता रहा है रिएक्टेंट साइड के और प्रोडक्ट साइड के, दोनों के आपको क्या बता रहा है? नंबर ऑफ एटम्स। तो ठीक है। अगर अब आपको मैं बताता हूं जो पिछली बार मैंने आपको बताया था कि आपको रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड की डेफिनेशन अगर आपको पता करनी है तो डेफिनेशन अगर आपको पता है रिएक्टेंट साइड की और प्रोडक्ट साइड की तो कमेंट करके मुझे बताइएगा। और आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल देता हूं, क्या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देता हूं मैं डेफिनेशन रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की एग्जैक्ट डेफिनेशन मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और चैप्टर की PDF फाइल भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो आपके नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो करते हैं नेक्स्ट टॉपिक शुरू। तो जो नेक्स्ट हम बात करेंगे वो बात करेंगे कि हम अपनी एक केमिकल इक्वेशन को मोर इंफॉर्मेटिव, ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं। तो क्वेश्चन है आपके सामने, हाउ यू कैन मेक केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। तो क्वेश्चन है आपका नॉन बोर्ड में आ रखा है पहले कि अपने रिएक्शन को, केमिकल इक्वेशन को और ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव कैसे बना सकते हो। उसके कई सारे मेथड हैं जो इसका सॉल्यूशन बताता हूँ। पहला जो सॉल्यूशन है इसका वो ये है कि बाय राइटिंग फिजिकल स्टेट्स। जैसे कि फिजिकल स्टेट आपको पता है, सॉलिड हो गया, लिक्विड हो गया, गैस हो गया और एक्वस हो गया। एक्वस यानी कि जो सॉल्यूबल होता है वाटर में या किसी सॉल्यूशन में, उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वस। एग्जांपल जैसे अभी तक मैं एक ही इक्वेशन लेके चलूंगा क्योंकि आपने अभी तक एक ही इक्वेशन करी है कि Mg प्लस में O2 गिव्स 2MgO। ये आपने अभी तक किया है। ये रिएक्शन, अभी देखो इस रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मैं इसको क्या कर सकता हूं और ज्यादा इंफॉर्मेटिव, इससे हमें और ज्यादा इंफॉर्मेशन कैसे मिल सकती है।
इनकी फिजिकल स्टेट लिख देता हूं। जैसे मैग्नीशियम जो रिबन था कौन सी फॉर्म में था, सॉलिड फॉर्म में था, तो ब्रैकेट में क्या डाल दूंगा, स्मॉल s। ऑक्सीजन O2 क्या होती है, ऑक्सीजन गैस थी, तो ये क्या बन गया, गैस स्टेट में आ गया। मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या था, व्हाइट कलर का पाउडर था, ठीक है। तो व्हाइट कलर का पाउडर कौन से स्टेज में होता है, सॉलिड स्टेट में होता है। तो ऐसे ही अगर कोई लिक्विड स्टेट में तो L लगा दो, गैशियस में H लगा दो, एक्वस में है तो AQ लगा दो। जैसे गैशियस लिक्विड किस स्टेट में पता है, एग्जांपल ले लेते हैं एक और, कहते हैं अगर हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस कंबाइन करते हैं तो वाटर बनाते हैं, समझ में आई। और हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस कंबाइन करते हैं तो वाटर बनाते हैं। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, पहले हम इस रिएक्शन को क्या करेंगे, बैलेंस करेंगे। हाइड्रोजन कितने हैं, दो। ऑक्सीजन के बच्चे यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 करने के लिए इसके पैरों में नहीं करना, कभी भी बैलेंस करने के लिए उसके पैर में क्यों नहीं लगाना, क्योंकि उससे उसका फॉर्मूला गलत हो जाएगा। फॉर्मूला वाटर का पता है H2 होता है, तो फॉर्मूले के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं। तो ऑक्सीजन के 2 करने के लिए क्या लगा दिया, इधर लगा दिया। अब देखियो यहाँ पे देखना, हाइड्रोजन के 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 2 4, 2 × 2 क्या हो गया, 4 हो गया। अब यहाँ पे हाइड्रोजन कितने करने हैं, 4 कैसे करोगे, इस तरीके से। ये रिएक्शन क्या हो गई है, बैलेंस हो गई है। चेक कर लीजिएगा, हाइड्रोजन के 4 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 2 हैं, तो यानी कि रिएक्शन पहली बात क्या होगी, बैलेंस। अब हम इसको और इंफॉर्मेटिव कैसे बनाएंगे, इसको और इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, इनके फिजिकल स्टेट्स। और रिएक्शन आप जितनी भी एग्जाम में अगर कोई भी रिएक्शन आती है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी, अगर आप स्टेट्स लिखते हैं, ब्रैकेट में उनके स्टेट लिखोगे तो आपका बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, मार्क्स डिडक्ट होने के चांसेस नहीं होंगे। अगर आप नहीं भी लिख के आते तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप लिख के आओगे तो एग्जामिनर के ऊपर बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। तो हाइड्रोजन H2 का मतलब बताया था, H2 का मतलब क्या होता है, हाइड्रोजन गैस, तो ये क्या है G। O2 क्या है, ऑक्सीजन गैस, तो ये क्या हो गया G। वाटर क्या है, लिक्विड फॉर्म में, तो हो गया L। तो यानी कि पहला तरीका है इंफॉर्मेटिव बनाने का ये कि आप उनके क्या लिख सकते हो, फिजिकल स्टेट लिख सकते हो। अब एनसीईआरटी की बात करते हैं। एनसीईआरटी में पेज नंबर 5 पे अगर आप आए, पेज नंबर 5 पे क्या बता रखा है, समटाइम्स द रिएक्शन कंडीशन। दूसरा हम क्या लिख सकते हैं, रिएक्शन की कंडीशंस। तो दूसरा तरीका क्या है इंफॉर्मेटिव बनाने का, जैसे इसमें लिखा हुआ है, ओके लिखिए रिएक्शन कंडीशंस क्या है बेटा, कंडीशंस सच एज टेम्परेचर। हम क्या लिख सकते हैं, टेम्परेचर, किस टेम्परेचर पे हो रहा है। और क्या लिख सकते हैं, प्रेशर, क्या लिख सकते हैं, प्रेशर। और क्या लिख सकते हैं, कैटलिस्ट, आपको बताएंगे कैटलिस्ट क्या होता है, एटसेट्रा। तो यानी कि हम उसकी फिजिकल कंडीशन लिख सकते हैं कि वो किस टेम्परेचर पे प्रेजेंट, किस टेम्परेचर पे रिएक्शन हो रहा है, किस एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे हो रहा है, कौन से कैटलिस्ट का उसमें इस्तेमाल किया गया है। तो समझ में आई बात। जैसे क्या होता है ना, कई बार कुछ रिएक्शन एक गिवन टेम्परेचर पे होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं H2+O2, मैं कहता हूं फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं ये रिएक्शन आपका फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं 420 केल्विन पे होता है। तो ये मैंने क्या करा है, टेम्परेचर को रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। ये रिएक्शन और ज्यादा क्या होगी, इंफॉर्मेटिव। कंडीशंस में कंडीशन का एग्जांपल देता हूं। जैसे मैं कहता हूं कि जो आपका प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस का, क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस होता है, जो केमिकल रिएक्शन है फोटोसिंथेसिस की, वो आपके स्क्रीन पर आ रही है। CO2 प्लस वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ, ये पता है ना फोटोसिंथेसिस क्या होता है, जो प्लांट्स खाना बनाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, उसको हम फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। तो ये रिएक्शन है। देखो प्लांट क्या लेता है एटमॉस्फेयर से, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, और क्या रूट से क्या खींचता है, वाटर खींचता है। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट क्लोरोफिल क्या बनाएगा, ग्लूकोज बनाएगा, ऑक्सीजन रिलीज करेगा और वाटर रिलीज करेगा। तो यहाँ पर एरो के ऊपर क्या दिखा रखा है आपको, सनलाइट और क्लोरोफिल, और रिएक्शन को क्या कर दिया, बैलेंस। तो मैं आपको बोर्ड पे लिख के दिखा देता हूँ, फोटोसिंथेसिस के एग्जाम्पल दिखा देता हूँ। यानी कि CO2, प्लांट्स क्या लेते हैं, CO2, और प्लांट्स रूट से क्या ड्रॉ करते हैं, वाटर। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, तो मैंने क्या लिख दी, इनकी कंडीशंस लिख दी कि वो सनलाइट में और क्लोरोफिल की प्रेजेंट में क्या प्रिपेयर करेगा, ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6 प्लस। अब प्लांट लेता क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेता है, और रिलीज कौन सी गैस करता है, ऑक्सीजन गैस, और क्या बनाएगा, वाटर बनाएगा।
अब फिजिकल कंडीशन लिख दी। एक और चीज हम इसमें लिख सकते हैं, फिजिकल स्टेट CO2 क्या होती है, गैस होती है, तो ब्रैकेट में जी। H2O वाटर है तो L आ जाएगा, और ये आपका ग्लूकोज सॉलिड स्टेट में होता है तो S आ जाएगा, ऑक्सीजन गैस है तो G आ जाएगा, हाँ वाटर है तो L आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर हमने बैलेंसिंग तो अभी नहीं करी, हमने जो किया है दो चीजें कर दी, इनके फिजिकल स्टेट्स डाल दी हैं और डाल दी हैं फिजिकल कंडीशंस, तो ये एक तरीका है। और कुछ रिएक्शंस ऐसी होती हैं जहां पर हम क्या रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेशर, तो इसमें हमने क्या रिप्रेजेंट करी हैं, कंडीशंस। जैसे इस रिएक्शन में क्या रिप्रेजेंट कर दिया, फॉर एग्जांपल 420 केल्विन, ठीक है, तो ये क्या रिप्रेजेंट कर दिया, टेम्परेचर। कई बार क्या आ जाता है, प्रेशर। प्रेशर के लिए आपके स्क्रीन के ऊपर इमेज जो आ रही है उसमें रिएक्शन है CO+2H2 गिव्स CH3OH, तो ये लिखा है 340 ATM। इसका मतलब जिस फिजिकल कंडीशन में ये रिएक्शन हो रही है उस फिजिकल कंडीशन में वहां का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना है, 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमने क्या कर दिया, हमने रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना दिया। और ज्यादा इंफॉर्मेटिव इसको और कैसे ना कहूं, कार्बन मोनोऑक्साइड CO क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस है तो क्या लग गया, G लग गया, हाइड्रोजन गैस है तो क्या लग गया, G लग गया, CH3OH ये एक अल्कोहल होता है तो ये क्या लग गया, लिक्विड लग गया। तो समझ में आई बात। यानी कि मेरा क्वेश्चन क्या था कि आप अपने रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं, और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए हम यूज कर सकते हैं फिजिकल स्टेट्स की नोटेशंस। सॉलिड की नोटेशन S है, लिक्विड की L है, गैस की G है नोटेशन, और एक्वस सॉल्यूशन की AQ है। दूसरा तरीका, हम फिजिकल कंडीशन जैसे कि टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट एटसेट्रा को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं एक नया वर्ड, इसको राइट डाउन कर लीजिएगा, मैं रब कर देता हूं। जो नया वर्ड आपको यहां सुनने को मिला वो क्या था, कैटलिस्ट। क्या था बच्चे, कैटलिस्ट। तो करते हैं, आपका एक छोटा सा वर्ड है जिसको हम बोलते हैं कैटलिस्ट। अब मैं आपको बताना चाहता हूं कैटलिस्ट क्या होता है। देखिए क्या होता है ना, कुछ रिएक्शंस होती है ना, कुछ रिएक्शन बहुत ज्यादा स्लो होती हैं, यानी कि उनको कई बार क्या होता है 10 से 12 घंटे लग जाते हैं, या कुछ रिएक्शंस इतनी स्लो होती है ना, आपको जब वो आप केमिस्ट्री लैब में वो रिएक्शंस करोगे वो इतनी स्लो होती हैं कि आपको वेट करना पड़ता है। और हम चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि वो रिएक्शन स्लो की बजाय जल्दी हो जाए, ठीक है ना, वो रिएक्शन स्लो की बजाय फास्ट हो जाए, जल्दी हो जाए, और उनके प्रोडक्ट पर भी कोई असर ना पड़े, यानी कि जो हमारा रिजल्ट आने वाला है उस पर भी कोई फर्क ना पड़े, ऐसे जो हम केमिकल्स का इस्तेमाल करते हैं जिनसे हमारी केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड स्लो थी वो क्या हो जाती है, फास्ट अगर हो जाती है, ऐसे केमिकल्स को हम क्या बोलते हैं, कैटलिस्ट बोलते हैं। समझ में आया। तो कैटलिस्ट आर दो सब्सटेंसेस विच इज यूज्ड या विच आर यूज्ड टू अल्टर द रेट ऑफ चेंज ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन। कुछ कैटलिस्ट ऐसे भी होते हैं जो क्या करते हैं, स्पीड को कम कर देते हैं, लेकिन ज्यादातर जो कैटलिस्ट होते हैं वो क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, यानी कि जो समय लगेगा रिएक्शन को पूरा होने में वो एज कंपेयर टू जो नॉर्मल कंडीशंस में था उससे अब वो कम लगेगा विदाउट चेंजिंग द प्रोडक्ट। तो ठीक है, प्रोडक्ट में कोई चेंज वो नहीं लाता। एग्जाम्पल्स क्या है कैटलिस्ट के, कैटलिस्ट के दो एग्जाम्पल याद कर लीजिए। निकल है एक एलिमेंट है, निकल, और दूसरा है पैलेडियम। तो निकल है Na, पैलेडियम है Pd, ये आपके दो ऐसे एलिमेंट हैं विच आर यूज एज कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट की डेफिनेशन आप यहां पर लिख लीजिएगा। देखिए कैटलिस्ट आर दोज एलिमेंट्स या दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच alters the rate of reaction। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना। अब वो चेंज करके स्पीड को क्या कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, और स्पीड को क्या कर सकता है, कम भी कर सकता है। तो ये आपको बता दिया गया। तो स्पीड को बढ़ा भी सकता है, स्पीड को कम भी कर सकता है, लेकिन जो ज्यादातर कैटलिस्ट होते हैं वो स्पीड को क्या कर देते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो कैटलिस्ट आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस व्हिच ऑल्टर्स द रेट ऑफ रिएक्शन without affecting the product side of
केमिकल रिएक्शन, यानी कि प्रोडक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनकी वजह से। तो समझ में आया ये बातें। अच्छा, और जो नोटेशंस आपको बताता हूँ, कई बार क्या होता है हम इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए फिजिकल कंडीशन है ना, तो अगर कभी हमें हीट को रिप्रेजेंट करना है, किसको रिप्रेजेंट करना है, हीट को, तो हम एरो के ऊपर क्या कर देते हैं, डेल्टा। इस ट्राइंगल को बनाएंगे, सिंपल है ये ट्राइंगल, कुछ नहीं है इसमें, सिंपल ट्राइंगल है, इसको मैं क्या बोलता हूँ, डेल्टा। इस ट्राइंगल को मैं क्या बोलता हूँ, डेल्टा। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, हीट। क्या रिप्रेजेंट करता है, हीट। एग्जांपल देते हैं, जैसे जिप्सम आपके पास आएगा चैप्टर नंबर 2 में, CaSO4.2H2O, इसको मेरे को क्या करना है, ये लिख दिया, तो हमें क्या मिलेगा, CaSO4.12H2O प्लस 1.5 H2। रिएक्शन बैलेंस है, सॉलिड स्टेट लिखना है, सॉलिड स्टेट लिख दो, सॉलिड स्टेट लिख दो, वाटर है तो लिक्विड लिख दो, लिख दिया। अब ये डेल्टा का मतलब क्या है कि हमने इस रिएक्टेंट को क्या करा है, हीट करा है। अगर मैं लिख देता हूँ 373 केल्विन, 373 K, इसका मतलब क्या है कि हमने इस रिएक्टेंट को क्या करा है, डेल्टा मतलब हीट करा है, किस टेम्परेचर पे, 373 केल्विन पे, जिसका मतलब हमने इस रिएक्शन को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना दिया है। और अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, 400 ATM फॉर एग्जाम्पल, ऐसा है नहीं इस रिएक्शन में, बता रहा हूं, अगर आ जाता है 400 ATM, तो इसका मतलब क्या है कि वहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर, जहां पर ये रिएक्शन हो रही है, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है, 400 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो यानी कि हम रिएक्शंस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। और कैटलिस्ट आपको बता दिया है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी रिएक्शन में कैटलिस्ट है तो हमें वो भी रिप्रेजेंट करना होगा। तो ये हो गया आपका ये पार्ट। तो रिएक्शन को इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए फिजिकल स्टेट्स लिख दो, सॉलिड लिक्विड गैस क्या लिख सकते हो, फिजिकल कंडीशंस लिख सकते हो, जैसे कि टेम्परेचर लिख सकते हो, आपने उसको हीट किया, वो हीट के लिए डेल्टा बना सकते हो, कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया, निकल पैलेडियम, वो लिख सकते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट है, क्लोरोफिल, जो भी फिजिकल कंडीशंस है ना, अगर आप वो सारी लिख देते हो तो आपकी रिएक्शन और ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो जाएगी। कैटलिस्ट आपको पता चल गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट कि लिमिटेशन क्या है, वन लिमिटेशन ऑफ अ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन जो आप लिखते हो उसकी एक लिमिटेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नॉन बोर्ड्स में आ चुका है। तो क्या है वो लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन? लिमिटेशन यानी कि क्या कमी है, क्या चीज रह जाती है रिप्रेजेंट करना, क्या चीज रह जाती है केमिकल इक्वेशन द्वारा। केमिकल इक्वेशन आपको कभी भी ये नहीं बता पाता कि उस रिएक्शन को कंप्लीट होने में कितना टाइम लगा है, कभी भी। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्या कमी रह जाती है केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन कैन नेवर टेल अस द टाइम इन विच इट टेक्स प्लेस। तो लिखिए लिमिटेशन ऑफ केमिकल इक्वेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इट डू नॉट tells the time in which reaction takes place। यानी कि आपको ये चीज़ कभी भी कोई भी रिएक्शन नहीं बता सकती कि वहाँ पर कितना टाइम लग रहा है। तो ये आपका हो गया, अभी इसको राइट डाउन कर लीजिएगा अच्छे से। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट है, आपको बता देते हैं। जो बैलेंसिंग करना, देखिए एक वीडियो जो आपकी बनेगी वो स्पेशल बैलेंसिंग के ऊपर बनेगी, बैलेंस किस तरीके से करते हैं। तो कौन सा मेथड है, नेम द मेथड बाय विच वी बैलेंस द इक्वेशन, वी बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। तो इसका सॉल्यूशन आपके 1 मार्क्स क्वेश्चन है जो इंपॉर्टेंट है। कौन से मेथड से, उस मेथड का नाम क्या है जिससे हम केमिकल इक्वेशंस को क्या करते हैं, बैलेंस। देखिए मेथड का नाम है हिट एंड ट्रायल मेथड। आपने क्लास 8 में भी करा होगा, ये हिट एंड ट्रायल मेथड मैथ्स में पढ़ा होगा। हिट एंड ट्रायल मेथड एक ऐसा मेथड होता है जिसमें हम क्या करते हैं, तुक्के मार मार के चेक करते हैं। 2 आएगा, 2 नहीं सेट हो रहा तो 3 आ रहा है, 3 नहीं सेट हो रहा तो 4 आएगा, 4 नहीं हो रहा तो 5। तो हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल, यानी कि उसको लगा लगा कर देखते हैं, कौन सा भी सेट हो जाएगा आपका वही। तो कौन सा मेथड है बैलेंसिंग को करने के लिए, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है। विच मेथड इज यूज्ड टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन, वो मेथड का नाम क्या है, हिट एंड ट्रायल मेथड। तो आपका ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। अब हम
आ चुके हैं चैप्टर के बहुत इंपॉर्टेंट पड़ाव पे, यानी कि जो नेक्स्ट वीडियो होगा उसमें हम करेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन आपको बताया सबसे पहला कौन सा है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि एक वीडियो सिर्फ किस पे बनेगा, कॉम्बिनेशन पे, और उससे नेक्स्ट वीडियो बनेगा किसके, इसका ऑपोजिट डीकंपोजिशन। पिछले 3 सालों में हर बार किसका क्वेश्चन आ रहा है, लास्ट 3 इयर्स डीकंपोजिशन पे क्वेश्चन आ रहा है। और पिछले 2 सालों से जो एक क्वेश्चन आ रहा है वो आ रहा है डबल डिस्प्लेसमेंट पे, सेम क्वेश्चन आया है, आपको बता देंगे। तो पिछले 2 सालों से ये आ रहा है। और फिर आपके आ जाता है, ये आ गया 4th नंबर पे डबल डिस्प्लेसमेंट। जो आपका 3rd नंबर पे आएगा वो कौन सा आएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वो भी हम उसके ऊपर एक वीडियो, यानी कि ये वीडियो नंबर 2 है, इस पर वीडियो नंबर 3 होगी, इस पर वीडियो नंबर 4 होगी, इस पर वीडियो नंबर 5 होगी, और 6th वीडियो में हम चैप्टर को क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। चैप्टर आपका क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये हुई बात यहाँ तक की। अब करना क्या है, पढ़ लिए हो तो चैनल को क्या करोगे, सब्सक्राइब कर दो भाई, शेयर कर दो, और मन लगा के पढ़ो, कॉपी पेन लेके पढ़ा करो। थैंक यू वेरी मच।